अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। उनमें थोड़ा सा तात्तुल इस बात से आया कि मुज़ाकराती कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान साहब से मिलना है और फिर उसके बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर वो रिटन डिमांड्स भी देंगे वो उस कमेटी के सामने रखेंगे। बट एट द वेरी सेम टाइम अभी रिसेंटली असद कैसर साहब ने एक और मुतालबा, वैसे गो के ये बात उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में की, एक इंटरव्यू के दौरान की, लेकिन अब वो कम अज़ कम सामने तो आई है क्योंकि ही इज़ अ सीनियर मेंबर इन द कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सीनियर मेंबर हैं। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात में असल स्टेक होल्डर्स को, असल फैसला साजों को भी शामिल किया जाए। और हम भी ये सवाल पूछते रहे हैं कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, इस पर क्लैरिटी ले लेते हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, अपना कीमती वक्त दिया है। ये अब बाकायदा कमेटी के अंदर भी रखा जाएगा जहां पर डिस्कशन हो रही है कि असल फैसला साजों को, असल स्टेक होल्डर्स को पार्ट बनाया जाए इन मुज़ाकरात का, या ये सिर्फ उनकी अपनी राय है असद कैसर साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, हमारी तरफ से तो बाकायदा इस किस्म की कोई बात वहाँ पर नहीं रखी गई, लेकिन हमारी जो बासियत है मजमूई पूरी कमेटी की एक ओवरऑल गट फीलिंग भी है और इसका इजहार हुकूमती कमेटी की तरफ से इशारतन कनायतन किया गया कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। तो हम भी ये समझ रहे हैं, अगर मैं ज़ाती राय की बात करूं तो मेरी ज़ाती राय भी यही है कि ज़ाहिर है असल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद ही हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठी है। बाकी असद कैसर साहब का बयान किस पैराए में, चूँकि मैं उस बयान को सुन नहीं सका, इज़ द सीनियर मेंबर ऑफ दिस कमेटी, साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, मेरे चूँकि सामने उनका बयान नहीं है या मैंने नहीं सुना तो मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने किस पैराए में ये बात कही है। सही, ठीक है। काबिल एहतराम साहबजादा साहब, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बानी चेयरमैन ने तहरीरी मुतालबात लिख कर देने से इनकार किया है। हुकूमत चाहती है कि मुतालबात जब तक तहरीरी नहीं होंगे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ ब्रेक कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है जी कि मैं तो बानी नहीं कहता जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसी बात कही गई है, वो अभी तक मेरे नोटिस में नहीं है। बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कमेटी, हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं आई और उसके बाद जितने भी वकला से खान साहब की मुलाकात हुई या उनके फैमिली मेम्बर से खान साहब की मुलाकात हुई, उनकी अहलिया से, उनकी हमशीरा से, हमारे पास उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं आई। तो क्या ये मैं समझ लूँ कि मुज़ाकरात अब आप कर रहे हैं और अभी तक मुज़ाकरात किसी सिमत बढ़े नहीं है, लेकिन इससे ये तासर मिलता है कि फार्म 47 की हुकूमत जो है उसको आपने तस्लीम कर लिया? किबला बिल्कुल नहीं जी, क्यों तस्लीम कर लिया? वो हमारा एक आईनी कानूनी मुतालबा है, हम उसके ऊपर बड़ी शद्दोमद के साथ कायम हैं और हम फॉर्म 45 और 47 के केसेस का फैसला चाहते हैं। उस बात के ऊपर हम बिल्कुल उसी शद्दोमद से खड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात के आगे बढ़ने की बात है, देखिए जी, गुज़श्ता मुलाकात जो खान साहब के साथ हुई, इट वाज इन अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर और इट वाज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब 35-40 मिनट्स के अंदर आप इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते। हमने अपनी कमेटी की जो हमारी गट फीलिंग्स थी या हमारी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी या उसके ऊपर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, हमने वो इन डिटेल खान साहब के सामने रखना है। फिर खान साहब से उसके ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग लेनी है, खान साहब से फाइनल डायरेक्शंस लेनी है। उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम की मुलाकात रिक्वायर्ड है और इसके ऊपर हुकूमती कमेटी ने हमारे नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया, जिसकी बुनियाद पर ये नेक्स्ट मीटिंग हमने डिमांड भी की और यह वहाँ पर रखा गया कि हमें एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, चूँकि ज़ाहिर है हम जब वहाँ पर जाएंगे बातचीत करेंगे, वो बातचीत 1.5 घंटा भी ले सकती है, 2 घंटा भी ले सकती है। उसके साथ बहुत सारे मामलात पाकिस्तान के नथी हैं, तो हमें एक अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में एक खुले माहौल के अंदर हमें मुलाकात चाहिए। आपने खान साहब से मुशावरत वाली बात तो हमें समझ आ गई है और आपको हदायत भी लेनी चाहिए। क्या मौलाना फजलुर रहमान से भी कोई मुशावरत हुई है मुज़ाकरात के हवाले से? नहीं जी, हमारी इस हवाला से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई जी। ठीक, अच्छा साहबजादा साहब ये फरमाइएगा, पिछली जो मुज़ाकरात हुए, जब वो जो सेशन था वो बड़े खुशगवार माहौल में हुए, मैं आपको भी सुन रहा था, दीगर कमेटी मेंबरान ने भी कहा कि एक
पॉजिटिविटी उनमें नजर आई, कुछ संजीदगी भी नजर आई। और फिर उसके बाद आपके जो मुतालबात थे उन पर भी हुकूमत ने माना कि यार ठीक है। लेकिन बाहर जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने उसके बाद एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने बात कही कि मुझे पता है कि क्यों तहरीक इंसाफ बार बार इसको डिले कर रही है, और सवाल उनसे हुआ था अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, और उन्होंने कहा कि मैं उस पर कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाए ड्यूरिंग द कमेटी मीटिंग, लेकिन एट द सेम टाइम 190 मिलियन पाउंड का केस जिसको गलत आम तौर पर कहा जाता है, जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें अब सुनने में आ रहा है कि फिर मौखर हो गई है सज़ा। तो ये कोई जहन के अंदर है तहरीक इंसाफ के कि ये भी एक मामला जो कि मुज़ाकरात को ट्रम्प भी कर सकता है, ख़राब कर सकता है, तो इसकी वजह से भी ज़रा आगे डिले किया गया जो मुज़ाकरात को ख़राब ज़रूर कर सकता है जी, लेकिन इसके आगे करने के अंदर जो वाहिद वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि फैसले में लिखने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब आपने फैसला लिखना है तो आपने ये बतलाना है कि इमरान खान साहब या उनकी अहलिया या उनका कोई फैमिली मेम्बर किस तरीके से उसके बेनिफिशरी हैं। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनमें से किसी के अकाउंट के अंदर नहीं हुई, और वो कोई यूनिवर्सिटी या इदारा उनकी कोई ज़ाती इदारा नहीं है। वो एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाया जाना है, तसव्वुफ को पढ़ाया जाना है, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर जहाँ पर बात हो रही है, तो वो बेनिफिशरी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस दौरान अगर फैसला आता है तो उससे रवैयों में तलखी आएगी। लेकिन खान साहब ने कट ऑफ डेट दी हुई है जी 30 जनवरी की, वो इस चीज को हमने मद्देनजर रख के ही दी थी कि ये फैसला भी आ सकता है, और इसका अंजाम भी वही होगा जो सैफर वाले फैसले का हुआ था कि हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के पास देने के लिए कोई एक दलील भी मौजूद नहीं थी और वहां से वो केस उड़ गया। तो इसके ऊपर भी हम बहुत श्योर हैं जी। सही। अच्छा सर, ये जो 31 जैन की जो जिसे आप कट ऑफ डेट कह रहे हैं, एक जो टाइम फ्रेम उसका तय किया हुआ है, इसके बाद की क्या सूरत हाल है? मगर अगर तब तक ये नहीं मैं कह रहा कि 1 घंटा ऊपर हो गया तो आप उसके बाद अगले लाएमल पे शायद चले जाएं, अगर पॉजिटिविटी के साथ और कुछ उसके अंदर नजर आ रहा हुआ कि मामलात आगे वाकई सच्ची नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके जो डिमांड्स हैं उनकी तरफ, तो हो सकता है वो थोड़ा सा आगे भी हो जाए। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं होता तो फिर क्या आप वो जो सिविल नाफरमानी है जो बाहर से रेमिटेंसेस वाला मामला है, सिर्फ उस तक रहेंगे या दोबारा फिर एहतजाजी सियासत की तरफ भी आएगी तहरीक इंसाफ? और आपका पूरा रेमिटेंस के मामले पे मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके ऊपर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी क्लियर कर चुके हैं। उस दिन जेल से आने के बाद मैं भी क्लियर कर चुका था कि वो सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ओवरसीज पाकिस्तानी से ये कहा गया है कि आप अपनी रेमिटेंसेस को महदूद कर दें। अब अगर मुज़ाकरात 31 जनवरी तक मुकम्मल नहीं हो पाते या उसके अंदर हमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, तो उसके हवाले से भी कमेटी ने, और गुज़श्ता रात भी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, कोर कमेटी की भी मीटिंग आज एक्सपेक्टेड है, आज पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग है, तो हम वो रिकमेंडेशंस भी तैयार कर रहे हैं। और 31 जनवरी तक अगर इन मुज़ाकरात का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आता तो वो हिकमत अमली भी खान साहब के साथ डिस्कस करके तो इंशाल्लाह उसे अनाउंस करेंगे। वो ऑन कार्ड्स है, लेकिन मैं चूँकि अब ऑन ओथ हूँ, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन हम 31 जनवरी के बाद की सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम होने की सूरत में, दोनों सूरतों के अंदर वो तकरीबन तैयार कर चुके हैं। बस उसकी फाइनल नोक पलक बाकी है, कुछ मीटिंग्स जो हैं वो बाकी हैं, फिर खान साहब के साथ मुशावरत उसके बाद फाइनल। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आप वेलकम टू द शो। एक सवाल मैं हामिद रजा खान साहब से कर लूँ, फिर आपके पास वापस आ रहा हूँ। हामिद रजा भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीटीआई का सबसे बड़ा पहला मुतालबा मुज़ाकरात में इमरान खान की रिहाई, सबसे बड़ा मुतालबा यही है। अगर ये मुतालबा है और मैं दुरुस्त कह रहा हूं, तो फिर ये पीटीआई एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान की रिहाई करवाना चाहती है, तो ये तो एक एनआरओ नहीं है। आप क्या समझते हैं, मेरी बात दुरुस्त है हामिद रजा साहब? सर, ये बात गुज़श्ता रात एक मीडिया हाउस है, उनको हमारे से को बड़ी मोहब्बत है, उनकी तरफ से ये नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई थी। मैं उसको कैटेगोरिकली रिस्पॉन्ड कर देता हूँ जी। हम लानत भेजते हैं किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर से। हमने जब इमरान खान साहब की रिहाई की बात की है तो हमने अदालती तरीकाकार के मुताबिक की है, आईनी और कानूनी तरीका के मुताबिक किया। वो क्या है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ इन अ मिनट। इमरान खान साहब की तमाम केसों के अंदर जमानत मुकम्मल हो चुकी थी और उस दिन शाम को उनकी रोबकार जारी होनी थी अराउंड अ मंथ अगो, और फिर एक और कोई FIR कोने खुदरे से निकाल के खान साहब का नाम उसमें डाल दिया गया, फिर उसमें रिमांड और जुडिशल कर दिया गया।
इसी तरीके से हमारे असीरान की एक जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। जब ट्रायल मुकम्मल हो चुका है तो उनकी जमानत कानूनी आईनी तौर पे उनका इस्तेहकाक है। क्लियरली बता रहे हैं कि हम उनकी रिहाई की बात अदालती कानूनी सुरखरू होने के बाद बात कर रहे हैं। हम अपने केसेस को फेस करके बाहर आएंगे जी। नासिर भट्ट साहबजादा साहब इंतहाई काबिल एहतराम कहते हैं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान की रिहाई पर हम लानत डालते हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो जराए हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो भी गई तो एक अदा मुकदमा और। कहानी क्या यार नासिर भट्ट साहब, जरा वाज़ेह तो करें आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रजा साहब की बातें मैंने सुनी है, मेरे भाई हैं। देखें, सबसे पहले ये बात आप जहन में रख लें कि 23 दिसंबर से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब 2 डेटें आ गई हैं, अभी तक वो कहते हैं ना चार्टर ऑफ डिमांड है ही नहीं, रखी कोई चीज़ है ही नहीं, अभी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, सिर्फ गुफ्तन शनीदन हो रहा है। देखें, हुकूमत इस चीज़ में बिल्कुल सिंसियर है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप देखें कि इमरान खान साहब से पहले ही मिल चुके हैं, आज भी मेरा ख्याल ये मंडे या ट्यूसडे को उनसे मिलेंगे। अभी तक इन्होंने जो इमरान खान साहब ने जो एक मुज़ाकराती टीम बनाई है, उसको अभी तक इन्होंने कुछ कहते हैं फैसला नहीं हुआ। अब ये जब जाएंगे तो मुलाकात करके जब अगली मीटिंग होगी कि अगर उस पर फिर वो सिर्फ यही कहते हैं जी कि अभी हमने बात कर दी है, एक गुजारिश है आपसे, ठीक हो गया, आपसे गुजारिश है अगर मुल्क की खातिर मुज़ाकरात को जरा तेजी से आगे बढ़ाया जाए, आप एक डिटेल्ड मीटिंग, आप क्योंकि आपकी हुकूमत है, अगर बस में है हुकूमत के, तो एक डिटेल्ड मीटिंग करवा दे हुकूमत, और वो लंबी मुलाकात हो जिसके अंदर तमाम चीज़ों पर मुफस्सल ये गुफ्तगू कर सके, और फिर साथ उसके अंदर ये कि जिस कमरे के अंदर कराई जाती है वहाँ पर बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज़ नज़र पर रखी जा रही है, जो कि बेसिक बुनियादी तौर पे जो प्रिजनर्स के राइट्स भी हैं उसके भी खिलाफ है। तो क्या आप ये चीजें मेक श्योर करवा सकते हैं कि एक लंबी मुफस्सल मुलाकात हो जाए और उसके अलावा एक ऐसी जगह पे हो जाए जहां पे हर जगह पे रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, या फिर ये बस में नहीं है हुकूमत के? नासिर भट्ट साहब, देखें, मुलाकात होती है, इनकी मुलाकात ये 1 घंटा बैठे 2 घंटे बैठे, मुलाकात का हुकूमत ने एक वो देखे ना, इन्होंने कहा थी कि मुलाकात हमारी होनी चाहिए, पिछली मीटिंग में भी मुलाकात हुई, अब भी इनकी मुलाकात हो जाएगी। अगर पिछली मीटिंग की मुलाकात के बाद वो अभी तक इस सोच में कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड क्या करनी है, और इस मुलाकात में भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई चीज सामने नहीं आई। देखे ना, एस्केलेशन ये हो रही है जी कि वो कहते हैं जी कि हमें केपीके में भेज दे, इमरान साहब कहते हैं, कोई कहता है ऐसी कोई बात है ही नहीं। साहब, उनके ज़हन में बात आ गई है कि आप तहरीरी मुज़ाकरात जो चाहते हैं रिटर्न लेना, उससे आप एक जाल बुन रहे हैं और उनको फंसाना चाहते हैं। मैं सच नहीं कह रहा? नहीं, वो इमरान खान साहब इतने सादे हैं कि हम उनको फंसाना चाहते हैं, वो फंस रहे हैं। हम तो 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात करें। आप अगर उन्होंने मुज़ाकरात के लिए एक टीम बनाई है तो उसको इख्तियार दें। हम तो ये खुद चाहते हैं कि इमरान खान से जो टीम मुज़ाकरात करती है। साहबजादा साहब, मैंने तो उनसे ये सवाल पूछ लिया, जो आपकी डिमांड भी है, वो कहते हैं 1 घंटा बैठे 2 घंटे बैठे हैं, हमारी तरफ से तो वहाँ पे जाके ज़रा पूरा वो, अब शायद उनको इस पर मैं क्या कहूँ, अंदाज़ा नहीं है। इसी पे जो आपने कहा ना कि 1 घंटा 2 बैठे, मैं साहबजादा अहमद रजा साहब का ज़रा इस पर ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। भट्ट साहब, साहबजादा साहब, एक मैं और इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि हमने ये भी ऑफर की है कि आप कागज़ पेंसिल ले जाएं, जो कि गलत है। मतलब आपको ऐसी जगह पे मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए जहाँ पे प्राइवेसी हो, लेकिन ये जो कागज़ पेंसिल वाली जो वो बात करते हैं राना साहब, इस बारे साहबजादा साहब चले जब तक वो नहीं होता, इस पर कुछ गौर किया आपकी कमेटी ने? नहीं जी, बिल्कुल। ये तो उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट राना साहब ने ये बात की थी और मैंने उसको वहीं पर रिस्पॉन्ड भी कर दिया था। मैंने कहा आप तो कागज पेंसिल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो जाते हुए जूते जुराबे भी उतरवा लिए जाते हैं, हाथों में पहनी हुई रिंग्स और चेहरे पर लगाए हुए ग्लासेस को उतार के उनके कवर भी चेक किए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि ग्लासेस के अंदर तो कोई चीज़ नहीं है। तो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। देखें जी, जो भट्ट साहब ने अभी बात की कि 2 घंटा बैठे हैं, तो मैं 8 तारीख को मैंने लिखा हुआ स्पीकर साहब को, हम स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी अडयाला जाना चाह रहे हैं, तो मैं भट्ट साहब को शामिल कर लूँगा उसमें। अगर भट्ट साहब इजाज़त देंगे तो फिर ज़रा जाके बताएंगे ना वहाँ पे सर कि आपको 1.5 घंटा बाहर गेट पे खड़ा रख के
पार्लियामान का रुकन होने के बावजूद किस तरह आपको शर्मिंदा किया जाता है, उसके बाद जिस तरीके से तलाशी होती है और अंदर पहुंचने के बाद अभी आप बैठ के गुफ्तगू शुरू नहीं करते कि 5 मिनट के बाद खान साहब के राइट लेफ्ट जो बंदे खड़े किए गए होते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं उठें जी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। तो ये घंटे 2 घंटे वाली कोई बात नहीं है। 25-30 और पॉलिटिकल लोगों से तो 3 माह से खान साहब की वैसी मुलाकात जो कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि हर जुमेरात को होगी, वो 3 माह से बंद करवाए गए हैं। दूसरी बात मैं एक और क्लियर कर दूं जी, जैसा कि भट्ट साहब ने अपनी बात में कहा, देखें जो भी मीटिंग हो रही हैं अभी तक 2 हुई हैं, वो मीटिंग रिकॉर्डेड हैं। अगर हमारी तरफ से ये बात कही गई होती कि खान साहब को केपी के शिफ्ट करना है या शिफ्ट होना चाहते हैं या कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर, तो भाईजान यहाँ पे लीकेज के बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने वो 1 मिनट में वो चीज़ निकाल के लीक कर देनी थी। हमने बिल्कुल खान साहब की किसी जगह पर शिफ्ट होने की बात तक नहीं की, किसी एग्जेक्टिव। मैंने आपको पहले कह दिया, चले मैं आपको 1 स्टेप अहेड जाके बात करता हूँ जी, क्योंकि मेरे से गुज़श्ता रात पूछा गया है कि जी किसी जो कमेटी के रुकन है उनकी तरफ से ये बात की, तो मैं जनाब चूंकि ये तो अल्लाह का फरमान है कि झूठे पर खुदा की लानत है, तो मैं 1 स्टेप अहेड जाके कह देता हूँ कि अगर किसी ने एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात की हो तो उस पर भी लानत, अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर हमने मांगा हो तो उस एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी लानत, और फिर अगर किसी ने झूठा नैरेटिव बनाने के लिए बात की गई तो उस पर भी अल्लाह की लानत। साहबजादा साहब, आपसे और नासिर भट्ट साहब से सवाल एक ही है, बारी बारी दोनों से जवाब लेना चाहूंगा। और सवाल मेरा सीधा और साफ सा है कि मुज़ाकरात और मुतालबात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकम्मल करनी है। साहबजादा साहब, आप प्रोसेस से मुतमईन हैं? पहले आपकी बारी सर। देखिए सर, प्रोसेस में कोई लंबी चीज़ें नहीं हैं। जब खान साहब के साथ ये मुलाकात हो जाएगी, हम तमाम चीज़ें सामने रख देंगे कि ये को 25 नुकात पर 35 नुकात पर मुश्तमिल बातें नहीं हैं। 2 सिंपल चीज़ें हैं, जुडिशल कमीशन चाहिए 2, और दूसरा हमें असीरान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और उनके ऊपर बोगस मुकदमात ख़त्म करते हुए उनकी अदालती सिस्टम से अपने मुकदमात लड़के ज़मानत चाहिए जिसमें हुकूमत रोड़े नहीं अटकाएगी। इसके अंदर कोई इतनी लंबी बातें नहीं है कि उसको करने के लिए हमें को 2 महीने बैठना पड़े। इट्स हार्डली अ 5 डेज जॉब अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो। हमारी तरफ से फाइनल कट ऑफ डेट 31 ही है, और मैं उसको अपना, और ये बात जब हमारी तरफ से आई थी तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने इत्तफाक किया था कि मुज़ाकरात के अंदर अगर हमको कट ऑफ डेट देना चाहते हैं तो ये इमरान खान साहब का साहब ये 2 चीजें अगर मंजूर हो जाती हैं तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब इस बात पर गौर कर सकते हैं कि उनको बनी गाला नजरबंद या जेल, मतलब उसको सब जेल करा दे दिया जाए, बनी गाला को या पेशावर। ये बात की बात है, अभी तक ये कहना बहुत अर्ली है सर कि खान साहब। नासिर भट्ट साहब, शार्प सवाल का जवाब दीजिएगा जो अभी साहबजादा साहब ने फरमाया, वो सवाल ही आपके पास है। देखें, मैं साहबजादा साहब मेरे भाई हैं, आप मुझे बताएं कितने दिन हो गए अभी मुज़ाकरात शुरू हुए? 23 दिसंबर को पहली मीटिंग थी, उसमें भी कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं आई, कुछ लिख के नहीं दिया। तहरीरी तौर पे दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ लिखे। देखें, जुबानी कलामी बात हो रही है, यही बात आप लिख के दे देते, पता चलता आपने कहा जी अभी इमरान खान साहब से मिलेंगे, वो जो हमें बताएंगे, फिर आपको तहरीरी लिख के दे। डिमांड है ना, मुलाकात आप करवाएंगे, तफसीली मुलाकात होगी, उसके बाद वो लिख के भी मुलाकात पहले भी मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि अब भी अगर वो जब दोबारा मीटिंग हो तो ये लिख के दे दे कि हमें क्या, उनकी क्या डिमांड है हुकूमत को, तभी पता चलेगा ना। अब आप कुछ चीज लिख के भी ना दें, आप कहें जी बस, अब जैसे अभी इन्होंने कहा जी हमारी डिमांड है कि जो अब लोग अंदर अरेस्ट है, जो सियासी तौर पे अरेस्ट लगे उनको छोड़ा जाए। लेकिन ये बात कि कोई सियासी आदमी अभी जेल में नहीं है, 26 नवंबर है, 9 मई है, वो लोग हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा सियासी असीर अंदर है जिसको अभी इस हुकूमत में जेल में भेजा गया क्योंकि ये कोई पीटीआई से है, या तो वो हमें जरूर बताया जाए। बाकी पीटीआई के लोग तो जेलों में है ना भट्ट साहब, इसमें तो कोई दूसरी डाउट नहीं है ना, पीटीआई के लोग तो जेलों में है। क्यों जेलों में, आप बताएं ना। वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि उनके केसेस खत्म कर दें, भट्ट साहब वो ये नहीं कह रहे कि उनके केसेस खत्म करते हैं, वो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि उनका जो अब ट्रायल चूंकि शुरू हो चुका है, और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इस चीज को कंफर्म कर सकता हूं कि जब ट्रायल शुरू हो जाता है उस वक्त जमानत मिलना एक बुनियादी हक होता है मुलजिम का। 1
सेकंड उस पर यह कि अगर प्रोसिक्यूशन उस पर एतराज ना करे, वो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इस्तगासा मुस्तगीस जो है इसमें, वो चूंकि हुकूमत है, आप उस जमानत में रुकावट ना बने, जमानत हो जाए। वो ये नहीं कह रहे कि केसेस खत्म कर दें। ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। अगर ये हर चीज तहरीर में लिख के देंगे, उस पर फिर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, उस चीजें अच्छी भी निकलेंगी। जो समझते हैं कि ये नहीं ठीक है, मुज़ाकरात चलेंगे तो और भी होंगे। आप मुझे बताएं, आप 31 जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं और कितने दिन गुजर गए, अभी तक कुछ तहरीरी तौर पे कुछ लिख के दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। नासिर भट्ट साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आखिरी शार्प सवाल और शार्प जवाब आपकी गुफ्तगू से जो मुझे महसूस हुआ है कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती, ये सिर्फ एक ढोल पीटा जा रहा है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की जानब से। क्या आप एग्री हैं? नहीं, हुकूमत तैयार है, हुकूमत बिल्कुल मुज़ाकरात, 2 साल से हम कहते हैं मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात का एजेंडा ये लेके। वेरी मच नासिर भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक तरफ अभी कुछ रोज़ पहले उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसमें मुख्तलिफ हेड्स के अंदर बड़ा एम्बिशियस प्लान हुकूमत की तरफ से दिया गया कि हम अगले 10 साल में, 5 साल में ये सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिसमें से एक डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना भी शामिल था। ये बताया गया कि हम 5 अरब तक अपनी डिजिटल IT एक्सपोर्ट्स को ले जाएंगे, और फिर साथ ये कहा गया कि हर साल हम जो प्लान लेके आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 लाख IT ग्रेजुएट्स हर साल पाकिस्तान प्रोड्यूस करेगा। ये सब बातें की गई अपनी जगह पर, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम रिसेंटली टॉप 10 VPN नामी एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, उन्होंने एक, बिकॉज दे प्रोवाइड इंटरनेट एंड VPN सर्विसेज अक्रॉस वर्ल्ड, बड़े एक मैसिव स्केल के ऊपर, तो उन्होंने ये बताया कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिस मुल्क को डिजिटल इकोनॉमी में इंटरनेट बंद करने की वजह से लॉस हुआ वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान को $1.62 बिलियन का लॉस हुआ। और आप हिसाब लगाइए कि सूडान जैसा मुल्क और म्यांमार जैसा मुल्क, जहां पे जो पाकिस्तान से किसी भी तौर पे उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो भी पाकिस्तान से ऊपर है, और पाकिस्तान में ये सब नुकसान हुए। हमारी जो IT के मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, वो कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जबकि दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं कि ये सो कॉल्ड जो फायरवॉल है, जिसका हमें बिल्कुल नहीं पता, ये पता है कि 40 अरब रुपया शायद उसके ऊपर लगा है, हुकूमत मानी भी, लेकिन एग्जैक्टली वो करती क्या है वो हम सिर्फ एक्सपीरियंस ही करते हैं। बीच में जब मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ करते हैं तो वो सही तरह से खुल नहीं रही होती, इंटरनेट पे कोई सर्फिंग करनी है तो वहाँ पे कभी कभार मसले मसाइल आ जाते हैं, और फिर पता ही नहीं चलता, किसी टाइम इंटरनेट स्लो होता है, कभी तेज़ होता है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये जो एम्बिशन रखा हुआ है हुकूमत ने कि वो तो पाकिस्तान को औजे सुरैया पर पहुंचाने लगे हैं डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से, ये कितना रियलिस्टिक है? बाय द वे हमारे साथ कमल चीमा साहिबा मौजूद, आई वुड से IT एक्सपर्ट है, शी हैज़ अ ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने वक्त दिया अपना कीमती। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ हमने ये टारगेट रख लिया है और बता रहे हैं हम कि जनाब अब अमंग अदर थिंग्स डिजिटल और IT के शोबे के अंदर हम $5 अरब पर ले जाएंगे अपनी एक्सपोर्ट्स को। दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो इतने छोटे से अरसे के अंदर तकरीबन $2 अरब का लॉस हो चुका है। आपको क्या लगता है, दुरुस्त कौन कह रहे हैं दोनों में से? हुकूमत के टारगेट्स ठीक हैं या फिर ये जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं जो मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये खबरें दे रही हैं? जो साल का शुरू था उसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान इज़ द थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड IT आउटसोर्सिंग के लिए। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज था, बहुत ज़्यादा तादाद में यंग लोग थे जो कि अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, जो कि अभी लो कॉस्ट भी हैं, तो बहुत सारा काम पाकिस्तान की तरफ IT आउटसोर्सिंग का आ रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे हमने देखा कि देखिए डिस्पाइट के इंटरनेट इतना बंद हुआ, $3.2 बिलियन, पिछले साल $2.7 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स थी, मगर इस साल हमारी $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, इवन दो कि पाकिस्तान इतना इंटरनेट के इतने इश्यूज आए। तो ये आप देखें, और ये हमारे जो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं सोसाइटी में उनकी मेहनत का नतीजा था कि इतने सारे डिफरेंट जो यूथ प्रोग्राम्स हुए, उनको ट्रेनिंग भी दी गई, IT स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी गई, और उनको ऐसी जगह बनाई गई, मुकामात ऐसे बनाए गए जहाँ पे उनकी इंक्यूबेशन हो सके, जहाँ पे उनको ऐसा माहौल दिया जा सके जहाँ पे वो इस तरह की फ्रीलांसिंग आराम से कर सकें। और हमारी आपने देखा कि iPhone जो
आईफोन नहीं सॉरी जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। जी जी। तो हम एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे थे और वो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। तो ये जो इंटरनेट कंपनी से रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 1.62 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, ये 1.62 बिलियन डॉलर्स वो है जो डायरेक्ट नुकसान हुआ है। ये इसमें जो 3.2 बिलियन डॉलर्स हमने किया है उसमें ये एडिशनल होता, ये उसमें एडिशनल होता। इसके अलावा जो हमें नुकसान हुआ है, जो रेपुटेशनल नुकसान हुआ है, जो क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ है, जो हमारे ब्रांड को नुकसान हुआ है, वो अलग है। और उसकी वजह से तो लॉन्ग टर्म जो नुकसानात होंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेपरकशंस होंगे, उनका तो अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए ये जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है ये बहरहाल एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबको ध्यान देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। जो हम जिस भी वजह से पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने की वजह से जो भी हम जिस वजह से भी इसको बंद करते हैं, ये इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट हिट है, ये इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट हिट है। और सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट नहीं, देखिए ये तो आईटी एक्सपोर्ट की बात हो रही है ना, ये जो वीपीएन बंद हो गया या आईटी एक्सपोर्ट का काम नहीं हो सका, फ्रीलांसिंग का काम नहीं हो सका, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं सभी इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं। ई कॉमर्स के सारे बिजनेसेस, लॉजिस्टिक्स के सारे बिजनेसेस लाइक करीम, फूड पैंडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी सारे बिजनेसेस। पाकिस्तान कौन सा ऐसा बिजनेस है आप मुझे बताएं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल ना करता और उसकी प्रोडक्टिविटी ना इफेक्ट होती हो। तो ये इकोनॉमी के ऊपर एक, जब इंटरनेट बंद होता है तो डायरेक्ट हिट होती है। एक ना अभी पिछले दिनों आई वाज टॉकिंग टू समवन, एक आईटी हाउस है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उनके मतलब अच्छा खासा उनका काम है और उनके क्लाइंट्स जो हैं वो सारे वो यहाँ ऑफशोर उनका काम करते हैं। तो ही वेंट टू अमेरिका, एक बहुत बड़ी क्रिप्टो, आजकल क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप गॉट इलेक्टेड एक बड़ा बूम आया, हमने देखा है। और दुनिया की सबसे बड़ी एक जो एक्सचेंज है, मैं जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, वो ये मुझे बता रहे थे कि मैं आई मेट हिज सीईओ अमेरिका के अंदर, और उन्होंने कहा कि यार हम आपको अपना काम देने को तैयार हैं, हम डेवलपमेंट कराना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस की और आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप पे हमें पूरा ट्रस्ट है, आप कहीं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाके कर सकते। आपको कोई पता ही नहीं किसी भी टाइम पे आपके यहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया, कोई जलसा जुलूस आ गया, यहाँ पे रिप्यूट आपकी ठीक नहीं है। तो वो मुझे ये कहने लगे कि हम उनको मना भी लें और फिर कल को अगर दोबारा इस तरह का कोई मामला हो जाए और फिर जो एक दफा जाता है वो दोबारा ट्रस्ट नहीं हम उनको करवा सकते कि ठीक है जी अब बिल्कुल सही हो गया मामला, तो हालांकि ठीक हो भी गए हो। तो इस पर आप क्या कहेंगी जो रिप्यूट डेवलप हो रही है इसकी वजह से पाकिस्तान की? देखिए आपने ये एक एग्जांपल, एक स्टोरी दी, इस तरह की मैं आपको 15 और स्टोरीज दे सकती हूँ जो मुझे पता है, और आई थिंक उसके अलावा हंड्रेड्स और स्टोरीज होंगी जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट करने आ रहा था, रुक गया, पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा क्लाइंट आ रहा था, रुक गया, पाकिस्तान की कोई बड़ी एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान से अपना कॉल सेंटर चलाती है हेल्थ का, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स इन द यूएस। तो इस तरह की हमारे पास एक पूरी लिस्ट है स्टोरीज की जिसमें इस तरह का जो रेप्यूटेशनल और क्रेडिबिलिटी का नुकसान है, जो पाकिस्तान के ब्रांड को नुकसान हुआ है, वही तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि उसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि डायरेक्ट कितना नुकसान हुआ है और आने वाले सालों में कितना नुकसान होता रहेगा पाकिस्तान को। और ये इतनी एक अफसोसनाक बात है क्योंकि इस पे इतना काम किया गया कि टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, जाइटेक्स में जब जो जाइटेक्स होता है दुबई में, उसमें पाकिस्तान को बहुत सराहा गया, पाशा का बहुत काम था वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान का पेविलियन जो है वाज वन ऑफ द बेस्ट पेविलियंस। अगर कोई और फायरवॉल लग रही है या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है तो पहले तो ये कि एक तो क्लियर किया जाए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो फिर उसको सही तरह से डिज़ाइन किया जाए, सही तरह से साइज किया जाए। तो इस वजह से जो है अगर हम अपनी ये जो परसेप्शन है कि हमारी इंटरनेट, देखिए इस पूरी जो आईटी एक्सपोर्ट है उसकी बैकबोन क्या है? उसकी बैकबोन है ही इंटरनेट जी। तो अगर ये परसेप्शन आ जाएगा कि इंटरनेट ही नहीं पाकिस्तान में चलता और इंटरनेट कभी भी बंद किया जा सकता है, इंटरनेट कभी भी थ्रॉटल किया जा सकता है, पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान में कौन बिजनेस देगा? अगर इस तरह का परसेप्शन आ जाएगा कि जी हम पाकिस्तान में तो वीपीएन्स को बंद कर दिया जाता है या उनको अन इस्लामिक करार दिया जाता है या इस तरह की कोई भी चीज आएगी, तो पाकिस्तान को जो ग्लोबल चीमा साहब आपकी बात से मुझे जो समझ आ रही है कि ये सारी चीजों को कंट्रोल करके जो हुकूमत है वो क्या किसी पर कोई कदगन लगाना चाह रही है? हो क्या रहा है? इंटरनल क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्यों हुकूमत ऐसा कर रही है। देखिए इंटरनल का मुझे नहीं पता कि क्यों कर रही है, मगर अगर कोई पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने की वजह से हो रहा है या किसी और भी चीज़ की वजह से हो रहा है,
जिस भी वजह से हो रहा है, बात एट द एंड ऑफ द डे ये है कि इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, पाकिस्तान की रेपुटेशन क्रेडिबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, हमारा जो सारा कस्टमर और क्लाइंट है वो वेस्टर्न कंट्रीज में बैठा हुआ है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, वो पाकिस्तान को बिजनेस नहीं देगा। अभी आपने एक स्टोरी सुनाई, मेरे पास और बीसीओ स्टोरीज हैं जिसमें हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान से बिजनेस निकल रहा है, पाकिस्तान से बिजनेस दूर जा रहा है, पाकिस्तान का परसेप्शन खराब हो रहा है। तो इसको हमें गवर्नमेंट को एक हंगामी कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट को ये अश्योरिटी देनी चाहिए कि हम इंटरनेट कभी भी बंद नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, हमने जो भी अपने प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्व करने हैं, कोई भी और मसला है वो हम इंटरनेट को बंद किए बगैर सॉल्व करेंगे। और हम ये अपना जो है वो, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कमल चीमा साहबा, अगर आप हुकूमत में होती तो पहला स्टेप क्या लेती? सबसे पहले तो मैं एक अश्योरिटी देती कि इंटरनेट में कभी भी अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद फिर मैं और चीज़ें करती कि पॉलिसी में अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी, आईटी पॉलिसी के अंदर कोई चीज़ गलत नहीं होगी। मैं आईटी का जो ब्रांड पाकिस्तान का है उसको बहुत ज़्यादा उसको सामने लेकर आती, उस पर काम करती, आईटी स्किल्स पे काम करती, ऐसी पॉलिसीज़ पे और रेमिटेंसेस के जो डॉलर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं फॉर आईटी एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स, उनको सॉल्व करती। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हमें ऐसी जगह बना के देती है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती कि वो अपना आराम से काम कर सके और उनको किसी तरह की कोई डिस्ट्रप्शन का सामना ना करना पड़े। मैं उनके रास्ते से उनके रास्ते में आके खलल किसी किस्म का पैदा ना करती, मैं उनके लिए आसानी पैदा करती ताकि हुकूमत की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट मिल सके कि जहाँ पे वो उनका बिजनेस और आईटी एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ज़्यादा फले फूले। बिल्कुल ठीक। और अभी हम उस बात करने के दौरान जो है वो इंटरनेट डाउन हो रहा था, आवाज स्क्रैम्बल हो रही थी। बाजवा साहब, कमल चीमा का आपने स्काइप देखा है? इस वक्त उनका अपना जो आईटी नेट स्पीड है, इंटरनेट का मसला था ना, वो हमारा भी हो सकता है, हमारे एंड से भी हो सकता है। खैर नंदलेस बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हम उसके लिए मशकूर है। कमल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, छोटी सी ब्रेक लेनी थी हमारे साथ। वेलकम बैक जी। कुछ मिडल ईस्ट की बात करें और ख़ास तौर पे अगर हम गज़ा की बात करें और इजरायली मज़ालिम की बात करें तो वहाँ पे फायरबंदी और फिर इजरायली कैदियों की रिहाई के हवाले से कतर में मुज़ाकरात दोबारा तो शुरू हुए हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो बर्बरियत का सिलसिला इजराइल की तरफ से जारी है, और वो सिर्फ कतर, मैं गज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात करूं अगर कि वो हर दूसरी जगह पे वो ग्रेटर इजराइल प्लान के हुसूल के लिए जो इस वक्त मामला जारी हैं वो उसी तरह से, मतलब वो उससे लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से। पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो गज़ा के अंदर सिर्फ पिछले 3 दिनों के अंदर शहादतों की तादाद जो है वो 200 से ज़्यादा है। मैं पिछले 3 दिन की बात कर रहा हूँ। एट द वेरी सेम टाइम जब मुज़ाकरात हैं, अब इसको यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने इस बात पर वोट भी लिया है कि बाइडन इंतज़ामिया जो थी वो तो कोई ख़ास इरादा नहीं थी रखती कि वो इजराइल को कहीं फोर्स करेगी या कहेगी भी कि यार ख़त्म करें आप ये मामला, लेकिन जो ट्रंप कैंपेन थी उसके अंदर ये ख़ास तौर पर रखा गया कि नहीं, हम इनसे मुख्तलिफ रवैया लेंगे। और फिर आपने देखा कि जो विक्ट्री स्पीच थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें उन्होंने स्पेशली जो अरब मुस्लिम्स का शुक्रिया अदा किया कि उनको वोट दिया, तो अरब मुस्लिम्स ने उनको वोट ही इसी वजह से दिया कि आप आके ये जो तनाज़ा नहीं, ये जो जेनोसाइड, ये जो नस्ल कुशी, ये जानबूझ के जो नस्ल ख़त्म करने की तरफ जो किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, जुल्म किया जा रहा है, इसको ख़त्म करवाएंगे। तो इस पर बात करेंगे कि आगे उसके चांसेस क्या है। नज़र तो नहीं आ रहा कि इजराइल किसी भी तौर, अब जबकि नई एडमिनिस्ट्रेशन भी टेक ओवर करने वाली है, तो अभी तक कोई इरादा रखता है कि इस मामले को ख़त्म करेगा। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके कीमती वक्त का। आपने ये उसको जो मैं थीसिस सर सामने रख रहा था वो आपने सुन लिया। मेरा पहला सवाल भी उसी से मुताल्लिक है कि अभी चंद ही दिन रह गए हैं जबकि नई एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ओथ ले लेंगे और बाकायदा वो मतलब गवर्नमेंट में होंगे, एंड एवरीवन नोज कि उन्होंने ड्यूरिंग द कैंपेन ये वादे किए। कोई आपको नजर आ रहा है उसमें आगे होप किसी किस्म की दैट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप प्रॉमिस्ड, जो उन्होंने वादा किया वो डिलीवर भी कर पाएंगे आगे इजराइल और फलस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए जी, मैं तो क्रॉस फिंगर्स बैठा हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज हम ये महसूस करते हैं कि
जैसे कि पूरी दुनिया में ना एक लीडर्स का कहत सब हो गया हो, कोई कहत साली आ गई है लीडर्स की, कि बिकॉज इतनी ट्रांजिशनल स्टांसेस, इतना फ्लक्चुएटिंग स्टांस हमने अपनी जिंदगी में और ना हिस्ट्री में कभी पढ़ा है और ना जिंदगी में देखा है। देखिए इस वक्त मेरे नजदीक जो की एलिमेंट है वो है मिस्टर नेतन्याहू भी ट्रांजिशनल है, वो बातचीत शुरू करते हैं, वो एक स्टांस लेते हैं, लेकिन वो उसके साथ ही उसमें से जब भी, अब जैसे आपने नेगोशिएशंस की बात की है, उसके बीच में भी आप देख रहे हैं कि वो हर थोड़ी देर के बाद एक नई शरायत, एक नई कंडीशंस लागू कर देते हैं। बट ही हैज ऑलरेडी वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट कर दिया उन्होंने कि वो एक टोटल एंड चाहते हैं वॉर का। टोटल एंड का मतलब उनका ये है कि जितने भी इजरायली ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसका पूरा करेंगे। अब आपने ट्रंप की बात की है, तो ट्रंप भी देखे एक ट्रांजिशनल किस्म के लीडर, मैं तो उनको समझता हूँ। उन्होंने देखे पहले जो स्टांस लिया तो उन्होंने कहा था इट मे हैपन कि सीज फायर जो है वो मुकम्मल सीज फायर जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा मेरे ऑफिस टेक ओवर करने से पहले। बट अब जितना टाइम रह गया उसमें हम तो कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहे। फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते मजीद एक कैओटिक रीजन छोड़ के चले गए। अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि सैडली बड़े अफसोस की बात, मुझे जो सारी सिचुएशन से मुझे जो लग रहा है, जो आपने भी बात की, मुझे तो ये लग रहा है कि जब वो कहते हैं कि जी कंप्लीट सीज फायर हो जाएगा, हम टोटल तौर पे इसको इस तनाज़े को ख़त्म कर देंगे, तो मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकली उसका मतलब शायद इनके दिमागों के अंदर ये है कि ये सारे A to Z हम यहाँ पे पॉपुलेशन ख़त्म कर देंगे तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जी मसला बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप देख लें कि 100 पास्ट 136 के करीब अटैक्स हुए हैं ऑन डिफरेंट 27 हॉस्पिटल्स। जी अब जेनोसाइड की आप बात करें, एक तो तरह वॉर की आप चले, आप हमास को फॉलो कर रहे हैं, आप हमास के लोगों को ढूंढ रहे हैं। अभी कल जो आप अटैक देख रहे हैं, उन्होंने एक घर को टारगेट किया जहां पर 11 मासूम लोगों को मार दिया गया है। और प्ली क्या लेते हैं कि जी हमास के लोग यहाँ पे न वहां से वेपन्स मिले हैं, न वहां से छोटे छोटे बच्चे उन्होंने मारे हैं, औरतें मार रहे हैं, जेनोसाइडल वॉर है। तो आपकी बात आई टोटली एग्री कि जेनोसाइडल वॉर इज, ये जो ग्रेटर इजराइल की एप्लीकेशन है वो लग चुकी है। अभी वो यमन में चले गए। देखिए पहले उन्होंने हमास को खत्म किया, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह का किया, फिर उन्होंने आपने लेबनान को देख लिया जिस तरीके से रिड्यूस किया, कॉन्स्टेंटली ईरान के साथ वो एंगेज कर रहे हैं। अब सीरिया वाला ऑलमोस्ट इट इज डन, और अब यमन रह गया, उसके बीच में भी चले गए। तो जो ग्रेटर इजराइल है दैट इज ऑन। और नेतन्याहू से ही इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वॉर क्राइम वाला इंसान है जिसके आप देख रहे हैं कि उनको तो अब मैं लीडर और प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं कहूंगा। ही इज अ किलर, और उसको किलर ही कहना चाहिए। जो चीफ किलर है वहां का, उसकी जो एंड स्टेट तक जाना वो यही है कि जी यहाँ पर ना वो इंसान रहेंगे ना पैलेस्टीनियंस रहेंगे। फिर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज्यादा काबिल एहतराम जनरल साहब, कतई कलामी की माजरत चाहता हूं। इसराइल हमास मुज़ाकरात दोबारा बहाल, इसराइल के फिर हमले, भारत पाकिस्तान, ट्रंप कुर्सी सदारत पर 20 जनवरी है। आप इस तमाम खित्ते को क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं? क्या तब्दीली आ जाएगी पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में? कुछ हमें भी बताएं। जी देखिए वक्त साहब, सबसे पहली बात तो है आपने मुज़ाकरात की बात की है। मुज़ाकरात में मुझे लगता है कि अब चूंकि टेबल इज देयर, इजिप्शियंस और कतरी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर सर, वो शहजाद भट्ट साहब पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी सदारत संभालने के बाद आप खासतौर पे इस खत्ते के हवाले से, ये इंडिया पाकिस्तान, जी मैं एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा हूं। अच्छा। मैं जल्दी से मुज़ाकरात की तरफ सिर्फ एक पॉइंटर देना चाह रहा हूं कि ये जो अटैक्स बढ़ाए भी हैं, इन्होंने उन मुज़ाकरात को पे इम्पैक्ट डालने के लिए बढ़ाया है कि हमास के लिए इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि वो इनकी कंडीशंस अपनी सरेंडर करके और इनकी कंडीशंस पे पीस के लिए चले जाए। देखिए ट्रंप के, मैंने पहले भी बात की है, ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल वो है। उन्होंने देखे ट्रंप ने अनाउंस तो किया एंटी वॉर का, अगर उनका मतलब यह है कि वॉर को खत्म कर देंगे, यानी कि मिलिट्री एप्लीकेशन खत्म कर देंगे, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए जारी रखेंगे, तो फिर तो एंटी वॉर नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बिगर फोर्सेस जितनी भी हैं या जितनी पॉलिटिकल एप्लीकेशन हुई है बड़ी ताकतों की, वो हो रही है थ्रू प्रॉक्सीज। कोई अमेरिकन ट्रूप्स तो वहां पे नहीं आ रहे, लेकिन वहां पे इजराइल जो है वो प्रॉक्सी बना हुआ है। अब अफगानिस्तान के बीच में इंडिया जो है अपने प्रॉक्सीज यूज कर रहा है। अब इंडिया को सपोर्ट जो टेसिट अप्रूवल है वो वॉशिंगटन की हासिल है, क्योंकि एंडो काबिल एहतराम जनरल साहब, शार्प क्वेश्चन, 20 जनवरी ट्रंप कुर्सी सदारत पर बैठेगा, पाकिस्तान पर क्या कोई इंपैक्ट
आप देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान पे कोई इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देख रहा, ना पॉलिटिकल डोमेन में, ना किसी और डोमेन में, इसलिए कि इस वक्त इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बीच में भारत जो है वो रिक्वायरमेंट है अमेरिका की टू चैलेंज देयर मेन कंपटीटर दैट इज चाइना। पाकिस्तान चाइना के साथ कोलैबोरेशन में थोड़ा सा चल रहा है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ थे और बात वो यही कर रहे थे शहजाद भट्ट साहब कि जिस तरह से चल रहा है ना अभी तक उस तरह से नहीं चलेगा और आगे मजीद खुदा ना करे लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात ख़राब हो सकते हैं और ये तो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। जो कैबिनेट चूज़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद यहाँ पर मजीद मामलात और फिर कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, अमरीकी प्रेशर पड़ेगा लेकिन वहाँ से निकल के जो मेरे ज़हन में वैसे ही आ गया कि उधर जो जारी है जिस तरह की लड़ाई और जिस तरह के मामलात उसी तरह के पाकिस्तान में है, जो दुनिया में चल रहा है उसी का एक रिफ्लेक्शन हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। यार बाजवा साहब, वो दोनों हम जगह ट्रंप पर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान पर जरा गौर फरमाएं तो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि 11 माह गुजर गए हैं। ये बिलावल भुट्टो भाई की तस्वीर भी आ रही है, ये भी फरमा रहे हैं कि 11 माह हो गया मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया। एक सेकंड तौर पर फरमा रहे हैं कि टाइम एंड सी रिपोर्ट अथॉरिटी जो है उसको वो भी बनी है, ना सिंधु ਨੂੰ पता है ना किसी और ਨੂੰ पता है। यानी कि नाराजगी दर नाराजगी चलती जा रही है। बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये भी कह दिया है मोटरवेज की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंड की जरूरत है। और यार मुझे ये समझाया, आप ही समझा दें कि ये मौलाना फजलुर रहमान वाली लड़ाई है बिलावल की या बिलावल दी वाकई हथोपाई और लगी है? 100% मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली लड़ाई है। पहली बात यह है कि पंजाब के अंदर जो उनसे वादा किया गया कि आपके जहां जहां पे बताया ना चांदे का अजला, उधर डीसी हमारा होना चाहिए, उधर डीपीओ हमारा होना चाहिए, वो नहीं लगे। मरियम नवाज साहिबा उस पर आ जाती ना, उस पर मेरिट पे लगाएंगे हम। आपके भी आप सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी पूछते हैं, आजी साहब से आपने पूछा है ना, चीफ सेक्रेटरी साहब से आप पूछे जी मैडम का हुक्म है कि मेरिट पे लगाएंगे। अच्छा लेकिन आपने पहले वादा किया था कि यहाँ पे ये मामला होंगे। 4 सूबे केड़ा सूबा को तरक्की करता नजर आ रहा था? नहीं सर, वो मैं उस पर कंपैरिजन वो तो फिर प्रॉपर एक उसका करना पड़ेगा ना, एक स्टडी करनी पड़ेगी उस पर कि किन किन जगहों पर क्या क्या काम चल रहे हैं। तो मैं उसके हवाले से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है कि जब तक मैं सादी सी बात करूंगा भट्ट साहब, सियासी इस्तेहकाम होगा। ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम नहीं आया, इसके अंदर वो इतने सारे मुल्कों के झंडे लगा के आपके वज़ीर आज़म ने बताया कि ये मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की की और ये 4 चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इन्होंने तरक्की की। उसमें से 2 चीज़ें आपको बताऊं क्या है। एक उन्होंने सबसे पहली कहा अमन और हमांगी होगी, और दूसरा उन्होंने कहा इनमें सियासी इस्तेहकाम है इन मुल्कों के अंदर। तो यार अपने मुल्क चले आओ, सियासी इस्तेहकाम अपने मुल्क में ले आए हम अमन और हमांगी का क्या तरक्की करें। साहब आपको आखिरी बात कर रहा हूं, जो पंजाब को मैं देख रहा हूं इसमें करप्शन उस्मान बुज़दार के दौर वाली नहीं है। इस वक्त काम हो रहा है, कितना हो रहा है ये बात की बात देखी जाएगी, लेकिन कुछ काम हो रहा है। चलें सर, आपकी आईसाइट तेज़ है, मैंने तो खैर अभी उस तरफ देखा ही नहीं। मैं आपको पहले कह रहा था कि एक तकाबुली जायज़ा हो तो फिर किसी के बारे में बात की जा सकती है। अगर मैंने कोई फैक्ट्स सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के पी पंजाब में क्या, खैर प्रोग्राम आपने तो देखा है। भट्ट साहब पंजाब की तरफ देख रहे हैं, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे।